देखो वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा। तो पहला क्वेश्चन एगो दे देगा कि किसी संख्या को देगा और उसमें पूछेगा कि किसी का घात क्या है, यानी कि क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। ठीक है, तो 2 का घात जब ऐसा पूछेगा तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड करना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। जैसे कि पहले निकालते थे तो इस तरह से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी कि 192 को अगर हम तोड़ेंगे तो वह देगा कितना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें 2 का घातांक कितना, 2 का घातांक, यानी 2 जितनी बार आया है वही हो गया उसका घात। तो कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का घातांक हो गया 6। तो इस टाइप का और क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा। बनाइए तो एगो 156 का। कितना होगा, 2। 156 में किसका घातांक 2 होगा, 2 का जी। अगर दूसरे का पूछेगा तो कितना कितना आ रहा, 13। तो जिसका भी पूछेगा हम बता देंगे जी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का आएगा, यानी कि किसी का पावर बताने का, यानी कि घात अगर बताएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय या अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन होगा। तो अपरिमेय के लिए हम करेंगे क्या, पहले देखना है। तो अगर अपरिमेय संख्या बताना है तो वह रूट से बाहर होगा या नहीं होगा, होगा। अपरिमेय संख्या अगर बताना है तो रूट से बाहर नहीं होगा। जब हम निकालेंगे तो वह रूट से बाहर नहीं होगा। अगर ऑप्शन इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है कि रूट 25 यानी रूट 25 पहला, दूसरा रूट 16, तीसरा रूट 6 रूट अंडर 6 प्लस 10 यानी रूट 6 प्लस 10, और चौथा होता है रूट 5। तो इसमें अपरिमेय संख्या होगा कौन, रूट 5, क्योंकि देखना होगा कि किसका वर्गमूल निकल जा रहा है, यानी कि कौन रूट से बाहर निकल जा रहा है। जो बाहर निकल जाएगा वह हो जाएगा परिमेय, और जो बच जाएगा वह हो जाएगा अपरिमेय। यानी कि अगर बहुत बड़ी संख्या देती तो उसको भी तोड़ेंगे, उसमें से अगर कोई एक भी रूट में रह जाता है तो वह क्या देगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि मान लो कोई हमें कहे कि 120 है या क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, रूट 120, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा हमको, 120 को तोड़ा जाए तो दे देगा 260, 2 से 30, फिर 2 से हो जाएगा 15, 2 से फिर 3 से 5, यानी कि 2 से तो बाहर एक निकलेगा, उसके बाद जो भी है नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 रूट 5 15 दूना 30।
तो रूट से निकला बाहर, कुछ निकला और कुछ रह गया। तो अगर इस प्रकार की संख्या आती है तो वह क्या हो जाएगी, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अपरिमेय नहीं, परिमेय। एक के साथ दोनों क्लियर हो जाएगा। निम्न लिखित में कौन परिमेय संख्या है? रूट अंडर 64 प्लस 36 पहला ऑप्शन है। दूसरा है 2 प्लस रूट 3। तीसरा है रूट 25 प्लस रूट 25। और चौथा ऑप्शन है रूट 36 प्लस रूट 36। तो इसमें परिमेय संख्या कौन होगा? रूट 64 प्लस 36। रूट 64 प्लस 36। क्यों होगा? क्योंकि जब दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 100 देगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, यानी रूट से बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। बाकी यहाँ 2 प्लस रूट 3 है तो रूट 3 बाहर नहीं आएगा, तो यह क्या हो जाएगा? यानी प्लस में माइनस में गुना में कोई रहे, लेकिन अगर वह रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो वह क्या देगा? अपरिमेय संख्या। फिर आगे है रूट 25 प्लस रूट 25। तो उसको जोड़ेंगे, रूट अंडर 50 हो जाएगा। तो रूट 50 भी उसका भी वर्गमूल क्लियर नहीं देगा। फिर रूट 36 भी नहीं देगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आगे एक और क्वेश्चन आएगा और वह होगा इस प्रकार का कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत के लिए पूछेगा हमसे। यानी कि शांत पूछेगा, दशमलव प्रसार शांत पूछेगा। तो शांत पूछने के लिए क्या बताए थे रूल? कि अगर किसी का कोई भी जो संख्या अगर दिया गया है तो उसके बट्टा में p का पावर 2 का पावर m और 5 का पावर n हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? शांत। अगर नहीं होता है, कोई तीसरी संख्या एंट्री मारेगा तो क्या होगा? अशांत। यानी कि मान लो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन हम देते हैं कि इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि 0.67। तो बनाइए तो क्या होगा? शांत होगा या शांत होगा। तो क्या करेंगे हम? दशमलव हटाएंगे और दशमलव हटाने के बाद बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। यानी कि इसको लिख सकते हैं 67/100। और 100 को जब तोड़ेंगे तो इसको देखना है कि इसका गुणनखंड जो है किसके रूप में होना चाहिए? 2 गुने 5 के रूप में, या 2 का पावर कुछ हो या 5 का पावर कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। कोई भी इसमें तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी 3, 1, 2, मतलब 2 तो होगा, 5 होगा, उसके अलावा 3 नहीं हो सकते, मतलब कोई भी संख्या नहीं हो। क्योंकि अगर 2 होगा तो 2 का जितना गुणनखंड होगा वह 2 में आ जाएगा। अगर 5 होगा तो 5 का जितना गुणनखंड होगा वह 5 में आ जाएगा। तो 100 को अगर तोड़ा जाए तो क्या देगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 67/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। तो यह जो बना हमारा कोऑर्डिनेशन, यह किस प्रकार का बना? 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का। अगर किसी का भी हर, अगर किसी भिन्न का हर जो होगा वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। यानी कि किसी भी हम भिन्न को देखेंगे और देख करके बता सकते हैं। अगर वह दशमलव में दी गई है तो उसको पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, दशमलव को हटा लेंगे और उसके बाद हम बता सकते हैं। तो अगला लिखिए क्वेश्चन 0.67
625 0.625। और बताइए तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। अगर यही एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो 0.123, ये क्या होगा? तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अब दशमलव प्रसार तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन देता है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, लिखिए तो यदि q यदि q एक धनात्मक यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन हमसे पूछेगा धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक, एक क्वेश्चन इससे भी 10th के एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन उसमें देखना हमको क्या है। तो अगर रूल होता है कि किसी भी धनात्मक किसी भी सम संख्या में अगर किसी भी दूसरे संख्या से या सम से गुना करे या विषम से गुना करे तो वह क्या देती है? सम संख्या। अगर विषम संख्या में सम से गुना कर दिया जाए तो क्या देगी? सम। यानी कि सम से विषम में करे या विषम से सम में करे, अगर एक संख्या सम है तो उसका गुणनफल भी सम हो जाएगा। यानी कि वह संख्या अगर 2q के रूप का हो गया, 4q के रूप का हो गया, इसी प्रकार 6q के रूप का हो गया। यानी कि q जो है वह हमारा क्या है? अचर वैल्यू है। q के जगह पे 1 2 3 4 हो सकता है। तो वहां पे यहाँ पे क्या होगा उससे वह मैटर नहीं करता। यानी q क्या होगा, वहाँ x क्या होगा, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि 4 जो है वह सम संख्या है कि नहीं। यानी जो संख्या दिया गया है, डिजिट दिया गया है 4 5 6, वह क्या है? सम है या विषम है। तो यहाँ पे 2q अगर है तो वह सम संख्या होगा या विषम होगा? अगर कोई हमसे पूछ दे कि 2q, सिर्फ 2q की बात है, q अज्ञात संख्या है जो हमको पता नहीं है, तो क्या? लेकिन एक रीजन होगा कि q नॉट इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 0। q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी q शून्य के बराबर नहीं है। तो जब शून्य के बराबर नहीं है तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा संख्या देगा तो 4q अगर 2q लिखा हुआ है तो हम क्या बताएंगे? सम होगा या विषम होगा? क्या होगा? सम। अगर 4q लिखा हो तो क्या होगा? मान लो 4x ही लिख दिया तो क्या होगा? सम। 6 यानी कि सम संख्या उसमें लगा हुआ है तो वह क्या देगा? सम संख्या। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन अब आते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शन कैसा होगा। तो यह 2q 4q 6q 8q रहेगा तो हम तो बता देंगे कि सम है कि विषम है। लेकिन जब ऑप्शन में आएगा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो कौन होगा धनात्मक विषम पूर्णांक? अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ दे तो क्या दे देगा वह? विषम। 2 जोड़ दे तो सम। अगर 3 जोड़े तो विषम। यानी कि सम संख्या में अगर हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम देता है, विषम को जोड़ते हैं तो विषम देता है। तो ऑप्शन ऐसा देता है, क्योंकि इतना आसान देगा तो कोई भी बना लेगा। तो ऑप्शन इस प्रकार रहेगा 2q प्लस 1 दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से कि मान लो यहाँ पे दे देगा 4q प्लस
2। सम हमसे विषम पूछ रहा है तो इसी प्रकार का ऑप्शन होगा। मान लो तीसरा ऑप्शन इसी प्रकार आएगा 4q प्लस 6। चौथा दे देगा 2q प्लस 2 दे दिया। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे किसको, सम संख्या और उसके गुणांक को। तो देखिए इसमें सम संख्या किसमें, सब में सम संख्या है ना, क्योंकि जब भी देगा या तो धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे या सम पूर्णांक पूछे, माइंड सेट करके रखिएगा कि वह देगा तो 2, 4, 6, 8 के गुणांक, मतलब 2q ही लगा होगा, 4q लगा होगा, 4p 4b लगा होगा, क्योंकि विषम संख्या नहीं देगा। अब विषम संख्या क्यों नहीं देगा, इसका रीजन एक ही है कि विषम संख्या अगर दे देता है वहां पे 3 देता है, तो क्या पता कि 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 से यानी सम से तो करेंगे तो सम दे देगा, लेकिन 3 में अगर 1 से कर ले तो वह दे देगा विषम। लेकिन सम में अगर किसी से करे तो क्या देगा, सम, चाहे वह विषम संख्या से करे चाहे सम से करे। यानी सम संख्या अगर पहले देता है तो क्लियर रहेगा कि कोई भी संख्या से गुना होगा तो वह क्या देगा, सम दे देगा। तो यहाँ पे 2q 4q 6q के रूप में क्यों देगा, इसीलिए देगा कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहला जो है 2 क्या है, सम संख्या, तो उसमें किसी से भी गुना करेंगे तो क्या दे देगा, सम। लेकिन विषम में तो ऐसा नहीं है, विषम अगर 3 लेते हैं, यहीं पे 3 रहता था, क्या पता हमको कि q क्या होगा, पता नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर 2 है यानी सम संख्या है तो विषम से करे चाहे सम से करे, क्या देगा गुणनफल, सम संख्या। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखिए पहला ऑप्शन को तो टू क्यू जो है क्या दे रहा है, सम। अगर सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या दे देगा, विषम। तो देखो तो इसमें क्या जोड़ दिए हम, 1, तो सम और फिर प्लस हो गया विषम, तो क्या देगा हमको, देगा विषम। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्लियर हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए। लेकिन इसी में अगर धनात्मक सम पूर्णांक पूछता तो ऑप्शन में मात्र एक ऐसा रहता जो सम रहता और बाकी सब विषम रहता। अगर मान लो क्वेश्चन वाइज पूछ दिया कि अभी हम मान लो हम पूछ रहे हैं इसलिए कि समझे कि नहीं, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला जो हो गया ऑप्शन वह धनात्मक सम की विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम। क्यों, क्योंकि सम वहाँ पे 4q जो है वह सम है और सम में हम क्या जोड़ रहे हैं, सम, तो क्या हो जाएगा धनात्मक। तीसरा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चौथा। अगर कोई और अगला क्वेश्चन दे दिया, हम मान लो कि यहाँ पे लिख दिया 6q और प्लस 4, 6q प्लस 4, तो यह क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। अगर यही चीज जो है यहाँ पे लिख दिया 6q ही हो और 6q लिख के प्लस कर दिया यहाँ पे 5, ये वाला हमारा क्या हो गया था, धनात्मक लगा के बोलेंगे क्योंकि धनात्मक ही रहेगा, प्लस में रहेगा तो धनात्मक सम पूर्णांक। लेकिन सेम क्वेश्चन है नीचे, इसको क्या करेंगे हम, अगर हमसे पूछ दे कि यह क्या है, धनात्मक विषम, क्यों, क्योंकि इसमें जो है विषम संख्या को जोड़ रहा है। 6q तो हम लोग जान रहे हैं कि 6 जो है सम संख्या, तो उसका गुणांक भी सम संख्या होगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या देगा, विषम संख्या। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मान लो इसी प्रकार हमारे पास कोई एग्जांपल दे दिया, सीधा 8q लिख के छोड़ दिया तो क्या होगा यह, अगर 8q में मान लो यहाँ पे लगा दिया 7 तो क्या हो जाएगा, अब इसमें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, जो भी लगा हो जाएगा, चिक्कू बाबू खड़ा हो जाइए। अब बताइएगा कि अगर यही चीज जो है 8q के जगह पे कर दिया हमको 6q प्लस 7, तो क्या कहिएगा इसको, धनात्मक भी, समझ गया, चलो बैठ जा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि पहला हम लोग समझ गए कि घात अगर किसी का पूछेगा
तो बता देंगे। एक क्वेश्चन वहां से देगा कि कोई संख्या देगा, उसमें 2 या 3 या 5 का घात पूछेगा, और पूछेगा तो इस प्रकार से कि यदि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या दे देगा, कहेगा इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। मतलब हम लोग बचपन में सीखे थे लघुत्तम, बस वैसे तोड़ लेंगे और देख लेंगे कि 2 क एगो आ रहा है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या देखे हैं, परिमेय अपरिमेय, यानी कि देख लेंगे कि रूट में अगर कुछ भी बच जाता है जो बाहर निकलने वाला है, यानी जिसका कुल मिला के इतना समझो कि वर्गमूल न निकले, फाइनली वर्गमूल, ऐसे दशमलव वाला नहीं, फाइनल संख्या में न निकले, तो क्या हो जाएगा वह अपरिमेय संख्या। अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखे हम लोग, दशमलव प्रसार। तो किसी का भी अगर हर जो होगा वह किसके रूप में हो जाए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो जाए, यानी कि 2 और 5 का गुणांक हो जाए। अगर या तो 2 भी हो या 5 भी, दोनों में कोई एक भी होगा। अब वहां पे इमेज देखना है। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है, इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसके जगह पे अगर यही लिख दिया कि 2, या यहाँ पे लिख दिया इतना बट्टा 2, और तब हमसे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत। क्यों, क्योंकि 2 अगर दिया गया है तो हम 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो रूल बताया वह रूल क्या बताया कि किसी भी भिन्न का हर जो है क्या होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ठीक है, या तो सिर्फ 2 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 के अलावा कोई 2 और 5 के अलावा कोई संख्या, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं ना, 2 के पावर 23/2 गुने 5 के पावर 0। इसका पावर कितना है, 1। अब 5 का पावर 0 लिखने से बदलाव आएगा इसमें, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूल होता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो, यानी रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का पावर यानी a टू दी पावर 0 इक्वल टू कितना 1, और a क्या है, कोई अचर संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो किसी भी संख्या का यदि पावर 0 हो तो वह क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है जी सर। तो इस प्रकार यानी अगर अकेला 2 भी रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर अकेला 5 भी रहेगा तो भी शांत होगा, और 2 गुने 5 भी रहेगा तो शांत होगा। बशर्ते मान लो ऐसे करते करते कोई 3 आ गया तो अब उसका क्या हो जाएगा, शांत। क्लियर है जी सर। अब आते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया, धनात्मक सम और विषम पूर्णांक भी हो गया, हो गया ना। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, एगो यहाँ से आ जाएगा, एगो ये दे देगा, एगो कितना दे देगा, 4 क्वेश्चन अभी आ गया। आगे देता है कि यदि कोई 2 संख्या है उसका मौसा और लसा दे दिया और उसमें से एक संख्या दे दिया, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इस तरह से देगा कि किसी का दे देगा HCF कुछ दिया हुआ है हमारे पास, मान लो HCF कहता है कि 10 है ना, उसी प्रकार इसी का LCM दे दिया, मान लो LCM कह रहा है कि नहीं, यह LCM जो दे दिया वह कह रहा है कि 120 है, या LCM ले लो 60, और इसमें से एक संख्या जो है हमारे पास है, क्या है, एक संख्या, कोई एक संख्या कह रहा है कि एक संख्या, इसे मान लो कि 10 है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, निकाल लेना है दूसरी संख्या। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या पूछ रहा है कि वाट, यानी क्या होगा, तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मौसा इस तरह से। और मौसा किसका, तो उसी दोनों संख्या का, ऐसा ना कि किसी तीसरे का ला के डाल देना है, मौसा गुने लसा। अब इसके लिए मतलब इतना लंबा चौड़ा, यहाँ पे अगर पहली संख्या हमको ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या को ले जाएंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या को, यानी कि अगर यहाँ पे हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या दी गई है, तो क्या हो जाएगा, मौसा ऊपर रहेगा, फिर मौसा गुने लसा, यानी HCF गुने LCM, और बट्टा में किसको ले जाएंगे, दूसरी संख्या को।
अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो पहली संख्या को ले जाएंगे। अगर इसी तरह दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, पहली संख्या दी गई हो, तो क्या हो जाएगा, मौसा और लौसा को गुना करके भाग किससे देंगे, पहली संख्या से। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं। यानी यहाँ हो जाएगा पहली संख्या। संख्या कुछ नहीं करना है, उसका मौसा लौसा दिया गया है तो दोनों को गुना कर दो, भाग दे दो ये गो से जो संख्या दिया गया है, दूसरा संख्या खुद ज्ञात हो जाएगा। अगर मौसा में और लौसा में से कोई एक दे दिया, दूगो संख्या दे दिया, तो क्या करेंगे, दोनों संख्या के गुणनफल में भाग दे देंगे, हो जाएगा। तो इस पे हम इसको बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ HCF दिया गया है हमारे पास, कितना है 10। तो पहली संख्या ज्ञात करना है, दूसरी कह रहा, तो दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे HCF गुने LCM, तो 10 गुने 60। और पहली संख्या कितनी दी गई है, 10। देखो तो 10 से 10 कटा, कितना आ गया, 60। यानी दूसरी संख्या 60। अगर मान लो दूसरी संख्या न दी गई होती, पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या की जगह दूसरी दी गई होती और पहली निकालनी होती, तो क्या करते, उसी से भाग दे देते। यानी कि इसमें जो भी देगा तो दो संख्याओं के गुणनफल में मौसा से भाग देंगे, लौसा आ जाएगा, लौसा से भाग देंगे दो संख्याओं के गुणनफल में तो मौसा आ जाएगा। क्लियर है। अगर मौसा और लौसा दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फिर मौसा और लौसा के गुणनफल में से एक संख्या से भाग देंगे दूसरी, और दूसरी से भाग देंगे तो पहली। क्लियर हो जाएगा जी सर। अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग कर रहा है। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका मौसा हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो को अभाज्य संख्या है तो सीधे पूछ रहा है कि उसका मौसा कितना होगा, तो क्या बता देंगे हम, 1 हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, लघुत्तम या गुणनफल भी हो जाएगा। लघुत्तम तो निकलेगा, अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम निकलेगा ना, यानी कि सीधा गुना कर देंगे, वही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा भाग एल्गोरिथम वाला। तो क्या देगा क्वेश्चन में कि यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R, लिख लीजिएगा इसको, भाग एल्गोरिथम में A = BQ + R, और कह रहा है कि इतना में A = 72 है। क्या है, 72, यानी कि 72 है। B = है 8, A = 70, B A = 72, Q = 8 है, Q = 8, और R जो है वह कह रहा है कि 0 है, तो B बराबर क्या होगा, यानी B का वैल्यू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं A = BQ R है, तो इसमें क्या करना होता है कि अगर R दिया गया है तो बनाने के लिए सिंपल तरीका कि यदि R 0 के बराबर है तो A में हम B ज्ञात करनी हो तो Q से भाग दे देंगे, अगर Q ज्ञात करनी है तो B से भाग दे देंगे। R यदि 0 हो तो, अगर R 0 नहीं है, अगर R का वैल्यू कुछ दिया गया है 2, 3, 1, 4, यानी अगर देगा तो वह किससे कम देगा, R B से कम देगा, और 0 से बड़ा होगा। अगर देगा तब, अगर 0 देगा यानी रूल होता है कि R जो होगा वह क्या होगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और किससे छोटा, B से छोटा। तो लेकिन यहाँ पे तो क्लियर है कि R का मान क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हमको जब निकालना है यहाँ पे क्या निकालना है, B। तो B निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, A में यानी कि 72 में किससे भाग देंगे, Q से, यानी कि 8 से। कितना दे देगा, 9। लेकिन यहीं पे R का मान कुछ होता, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कि हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन कि A बराबर हमारे पास यही 72 जो है वह क्या बन जाए, 74 बन जाए। मान लो Q जो है वह 8 दे दे, और R हमारे पास क्या दे दे, 2, और तब क्या निकालना हो जाए, हमें निकालने की बात करें कि B निकाला जाए तो क्या दे देगा। तो इस केस में क्या करेंगे कि सिंपल दिमाग में इतना फॉर्मूला को नहीं देखना कि यहाँ क्या है, बस शेषफल, R का मतलब होता है शेष, और शेषफल को घटाना है A से।
एक कहते हैं क्या, एक इसको कहते हैं, एक कहते हैं हम किसको, भाज्य, पता है ना। और भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या, आर जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, शेषफल। और क्यू क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालना है, बी। तो बी निकालने के लिए, यानी कि बी कह रहा है तो भाजक ज्ञात करनी है। भाजक ज्ञात करने के लिए आर का मान अगर 0 के अलावा कुछ दिया हुआ है तो उसको हम घटा लेते हैं ए में से। क्या करेंगे, ए में से, यानी ए माइनस आर अब बट्टा हो जाएगा क्यू। अगर क्यू भी पूछेगा तो ऐसा ही होगा, ए माइनस आर अब बट्टा हो जाएगा बी। यानी यहाँ अगर बी है तो यहाँ हो जाएगा क्यू, वहाँ अगर क्यू है तो क्या हो जाएगा, बी। तो हम घटाएंगे पहले शेषफल। तो इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ए बराबर 74। तो इसमें से हम किसको घटाएंगे, निकालना है हमको बी। तो 74 में से शेषफल को यानी 2 को घटा लिए और बट्टा कर लिए 8। तो क्या दे देगा यह 72 फिर 8, फिर वही आंसर आ गया, क्योंकि हम क्वेश्चन तो वहीं से उठाए थे। तो इसी जगह इसी प्रकार अगर आर का मान कुछ दिया होता है तो हम आर को किस में से घटा लेंगे, ए में से। और तब हम भाग दे देंगे क्यू से, तो बी निकलेगा, और बी से भाग दे देंगे तो क्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखिए तो एक क्वेश्चन और बनाइए। तो इसको ए बराबर दिया गया है 87 और बी बराबर दिया गया हो 17 और आर इज इक्वल टू दे दिया 2, और हमसे पूछ रहा है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। निकालिए तो क्यू क्या होगा, ना होगा 5। क्या किए हम इसमें, ए में से आर घटा दिए। हाँ, ए में से आर को, यानी सिंपल करना है कि अगर बी पूछ रहा है या क्यू पूछ रहा है तो सबसे पहला चीज हमको देखना है इसमें क्या, कि आर का मान 0 है या 0 से ज्यादा। ठीक, अगर शून्य है तो कोई बात नहीं, तब घटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शून्य नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको किस में से हम घटाएंगे, ए में से। किससे घटाएंगे, ए के वैल्यू से, यानी भाज्य में से घटा लेंगे। और अगर बी कह रहा है ज्ञात करना है तो क्यू से भाग देंगे, अगर क्यू ज्ञात करना है तो किससे भाग देंगे, बी से। याद रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 87 में से किसको घटा लेंगे, 2 को, यानी शेषफल 2 है, और भाग दे देंगे किससे, 17 से। यानी तो हो जाएगा 85 बटा 17, 17 पचे 85, 5। किसका मान निकाले हम, 5, क्यू। ठीक है, अगर यहीं पे रहता क्यू ही दे देता, बी पूछता तो इसी प्रकार निकलेगा। तो बन जाएगा, इसमें कुछ भी देगा तो बनेगा। एक और क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। इस बार आपके पास क्या नहीं होगा, ए। लिखिए तो बी बराबर 10 और क्यू बराबर 16, आर इजकल टू 3। तो ए ज्ञात करें। आ गया, क्या था, अरे सिंपल समझो ना, भाग के जैसा सोचो इसको, मतलब भाग एल्गोरिथम नहीं सोचो, सिंपल सोचो कि हम क्या बना रहे हैं, भाग। अब भाग बना रहे होते थे हम लोग, याद है कि मान लो यहाँ पे कोई संख्या दिया, अभी तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ, हमने क्या क्या बोला था, बोलो तो। बी बराबर 10, क्यू इजकल टू 16, आर इज इक्वल टू 3। हाँ, तो यहाँ पे जो है क्यू क्या होता है, शेषफल, भागफल, सॉरी भागफल, पता है ना। और ई जो हो जाता है क्या हो जाता है, भाजक। और आर क्या हो जाता है, शेषफल। तो भाज्य इजकल टू फॉर्मूला नहीं था, भाग हम लोग बनाते हैं तो बताते हैं अभी कि भाज्य इजकल टू क्या हो जाता है, भाजक गुने प्लस शेषफल। तो सब जानता है इसको, जानता सब है, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे ये हो गया। पता है ना, भाग जब दिया जाता था पहले, देखो यहाँ बताते हैं कि मान लो यहाँ पे संख्या है 15 और कोई संख्या इस प्रकार से हमारे पास दे दिया। बचपन में जब हम भाग सीखते थे तो भाग हमको चेक करने के लिए बोला जाता था। मान लो इसको बना लेंगे तो कितना होगा, 15 बचे 75, कट क्या आएगा 2, 8 7 1 6
15 अठे 120 फिर आएगा 6, उसके बाद क्या लाएंगे वहाँ से 4, 15 चौका 60 फिर 4 आ गया, 6 उतारे, 15 दिया 45 हो गया। घट के क्या दिया 1। और जब भाग चेक करने के लिए कहा जाता था तो क्या क्या करते थे हम लोग, इसमें किससे गुना करते थे 15 से। तो 15 यहाँ पे क्या है भाजक, जिससे भाग दिया जाए क्या हो जाता है भाजक। और जिसमें भाग दिया जाए, तो हम भाग किस में दे रहा है, पूरा सिस्टम में दे रहा है, इसको क्या कहते हैं भाज्य। और जो आ जाए इधर तो क्या हो जाएगा भागफल। और जो नीचे बच गया शेषफल हो गया। तो जब हम लोग भाग सीखते थे तो गुना करके चेक कैसे करते थे, इसमें चेक कर गुना करते थे किससे भाजक, जितना से भाग दिए उसको गुना कर देते थे किससे भागफल से। यानी भागफल जो मेरा आया उसमें गुना करते थे जिससे भाग दिए, तो भाग जिससे देते उसको क्या कहते हैं भाजक। माने जिससे भाग देते हैं वो गया भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य। और जो आया भागफल, नीचे जो बचा क्लियर है। तो हम लोग जब बनाते थे तो इसको लाते थे, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसको जो है यानी कि इसमें किससे गुना करो। उस समय हमको ये नहीं बताया जाता था कि ये भागफल है, ये भाजक है और ये भाज्य है। नीचे जो बचा से सीधे कहा जाता था कि इसमें जो है इससे गुना कर लो, इसको जोड़ दो। अगर ये वाला आ गया तो तुम्हारा भाग क्या है सही है कि गलत है, सही है। तो देखो तो क्या आ जा रहा है, गुना करेंगे तो जैसे भाज्य भाजे ना आएगा गुना करने पर, किसमें किससे करेंगे भागफल में, भागफल गुने क्या हो जाएगा और जोड़ते किसको थे देखो तो फॉर्मूला बना गया। तो बस यही है, जानता तो सब था, इसको जानता था ना, आया किसी को नहीं। तो इस प्रकार जब देगा ज्ञात करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर भागफल को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में Q से डिनोट करते हैं, भाजक को डिनोट करते हैं B से, यही ना करते हैं, और शेषफल को R से। तो ये तीनों हमारे पास है और निकालना है क्या तो देखो तो इतना गुने इतना जोड़ हो गया, बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला रटेगा नहीं ना, हो गया। अब यहीं से हमको क्या करना है, जब इसको दिया ई दिया हुआ है क्या भाज्य, और इसमें से कोई एक दिया गया है, एक ज्ञात करना है, शेषफल है, तो शेषफल को क्या करते हैं घटा लेते हैं, यानी भाज्य में से। अब मान लो ना कि यहीं पे हमारे पास ई वाला मिटा दिया, कहे कि ई नहीं है, हम क्या करेंगे पहले एक को इसमें से घटाएंगे, एक से भाग दे देंगे, कट के जो आ गया सो आ जाएगा। तो ये पहले हम लोग समझ चुके हैं, तो अब दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इससे इस प्रकार का क्वेश्चन तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे जो है पूछेगा, मान लो √12 का परिमेयकरण गुणांक, तो परिमेयकरण गुणांक के लिए क्या करेंगे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो रूट से बाहर निकल जाए वो होगा उसका गुणांक, की जो अंदर बच जाएगा वो होगा बच जाएगा। हाँ अंदर बचेगा तो बाहर को तोड़ लिया जाए। क्या लिखेंगे तोड़ करके देखिए तो, तोड़िए यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से क्या देगा यानी लिख सकते हैं 12 को 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 को 2 है तो एगो बाहर आ जाएगा और √3 बच गया। अगर परिमेयकरण गुणांक वह वैल्यू होता है किसी भी संख्या के लिए जिससे गुना करने पर वह रूट से बाहर आ जाए, तो √3 है, अगर इसमें √3 से गुना कर दे तो क्या दे देगा, ये हो जाएगा 2 गुने 3 आ जाएगा, यानी कि यह रूट जो है खत्म। परिमेयकरण गुणांक का मतलब कि वह संख्या जिससे उसको रूट से बाहर निकाल ले, ठीक। तो जितना रूट के अंदर अगर उतना ही से गुना कर दे तो हो ना जाएगा, हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण गुणांक कौन हो गया, ये क्या हो गया परिमेयकरण गुणांक बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिए और बनाइए था √20 आ गया, कितना आएगा 5 √5 किसका नहीं आया आ गया साहिल आ गया।
यानी कि इसको हम क्या करेंगे, तोड़ दी। जी ये कितना है, ये 2 दूना 4 पचे 2 है कि 20 है, देखो क्या। अरे तोड़ेंगे तो देगा 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से यहाँ देखो तोड़ेंगे तो इससे लघुत्तम ना निकलेगा। 2 से 10, 2 से 5, काय को 2 हो गया, 2 एगो लिख दिए, यानी एगो तो बाहर निकल गया और रूट में बचा कौन, 5। तो यही हो गया इसका परिमेयकरण गुणांक। दिक्कत नहीं बन जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, रूट 50 आ गया सर, आ गया। कितना होगा, रूट 2 हो जाएगा। जी सर। किसका नहीं आया, आ गया सर। गीत ये 2 रूट 5 मतलब 5 रूट। इसमें परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। अरे जो 2 गो होगा ना उसको छाट देंगे और जो अकेला बचेगा उसको रूट में वही हो जाएगा। मतलब सब उतना दिमाग नहीं लगाना, रूट में लिख देना उसको। मान लो हम क्या बोले थे, रूट 50 तोड़ेंगे तो क्या देगा, 2 गुने 5 गुने 5, ये पूरा रूट में होगा। 2 गो 5 है तो एगो तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब बचेगा कौन, 2। तो यही हो गया, यानी कि जो बचा यहाँ पे एगो अकेले है, यही हो गया इसका क्या हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। तो अगला लिखो तो रूट 60, रूट अंडर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी से आ गया। बनाने दो और कितना होती 5 से नाम दिया खत्म हो गई, ना होती तो कहना लगेगा। क्या आएगा इसका, रूट 15। रूट 15 देखो तोड़ेंगे तो देगा क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इन दोनों में से तो एगो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 3 गुने 5, तो 5 से आई 15। तो यही ना हो जाएगा इसका परिमेयकरण गुणांक। कितना, रूट 15। क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सब समझ गया, किसी को दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लिखिए, रूट अंडर 75, रूट अंडर 75। बताइए इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, रूट 3 होगा सर। जी बोला, रूट 3 होगा। 3 दूना आगे कितना आ गया, रूट 3 हो गया, बन जाएगा, ऐसा रहेगा। अब पूछेगा क्या, 2 लगातार, स्क्रीनशॉट सीमा रेखा याद हो गया। देखिए अब HCF एलसीएम से एक और लास्ट टॉपिक देख लीजिए आज का, कि HCF एलसीएम से क्या पूछता है। HCF और एलसीएम से पूछेगा
कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF। तो कितना होगा? एक। दो लगातार सम संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 2। चाहे वह कहीं से भी आए, मतलब अगर 18 20 भी पूछेगा तो कितना देगा वह? 2। मान लो 120 और 122 है तो क्या देगा? 2। यानी दो लगातार विषम संख्याओं का HCF अगर पूछेगा तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि दो लगातार, अगर पूछेगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा होगा, क्या होगा? 2। तो एकदम देखना है, ऑप्शन में 2 एगो रहेगा, बाकी तो बहुत सारा रहेगा। जैसे 3 है यहाँ पे, मान लो दे दिया 5 7 दे दिया। अब होगा कैसे देखते हैं हम। तो दो लगातार सम संख्या कहीं से भी उठाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि 2 4 ही हो, लेकिन लगातार उठाना, यानी एगो अभी उठाए मतलब 8 तो दूसरा 10 होना चाहिए, यानी उसके ठीक बाद वाली सम संख्या होनी चाहिए। तो मान लो कि 10 और 12 को उठा के हम बनाते हैं मौसम, तो क्या दे देगा? 10 12 देखो 10 सेकंड 10 लगा 2 10 कट गया जी, यानी कितना हो गया HCF? 2 हो गया जी। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या उठाएंगे दो लगातार, अगर वह सम संख्या है तो उसका मौसम क्या हो जाएगा? 2। यानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1 2 पूछेगा, इससे एक की दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, और एक पूछेगा दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम क्या होगा। तो जब विषम संख्या का पूछेगा तो 1 याद रखना है, सम संख्या का पूछेगा तो 2। अगर याद न आए तो किसी भी छोटी से छोटी दो सम संख्या को उठा के उसका महत्व हम निकाल लेंगे। मान लो सबसे छोटी तो 2 उठा लेंगे, ज्यादा डाउट है तो 2 को लेंगे, और एक दूसरा क्या हो जाएगा जब 2 लेंगे तो 4। दोनों का मौसम निकालेंगे तो एक के बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। यानी किसी का भी लेंगे तो कितना देगा HCF? 2 देगा जी। तो यानी कि दो लगातार, क्वेश्चन इससे दोनों में से कोई एक देगा, क्या देगा? तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसम कितना होगा? ऑप्शन में रहेगा 2, मार देना है, देखना ही नहीं कि क्या होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का पूछेगा तो क्या याद रखना है? 1। ठीक। अब जो है सम संख्या और विषम संख्या से क्वेश्चन खत्म। और धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से जो पूछेगा अगर, तो हम बना सकते हैं। तो लिखिए SW। इसमें बताना है 2 का घात क्या होगा। पहला लिख लीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, और 4 5 संख्या लिख लीजिए। पहला 120 हो गया, पहला 120 लिख लीजिए। उसके बाद लिख लीजिए 240 310 उसके बाद लिख लीजिए 64 यानी 64। बना लीजिएगा 120 240 310 और 64 में किसका घात बताना है? 2 का। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अब 2 का घात तो खत्म। अब अपरिमेय परिमेय तो समझ गए। तो कुछ संख्याएं हम लिखाते हैं, उसमें से उसको सिलेक्ट करके आना कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है। कर लीजिएगा। अब दोनों लिखना है, यानी कि यहाँ पे अभी ऑप्शन जो है हम 1 नंबर नहीं बना रहे हैं, यानी 4 क्वेश्चन हम देंगे तो चारों का रीजन लिखना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कर लीजिएगा। तो परिमेय तो था, अपरिमेय से एगो लिख लीजिए √11। पहला क्वेश्चन होगा √11, दूसरा √10, तीसरा 5 माइनस √3 हो गया। चौथा
√5 प्लस √20। पांचवा √20 प्लस √20 प्लस 30। हो गया जी। नेक्स्ट जो लिख लीजिए दशमलव प्रसार। अब इसमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसार से शांत और अशांत दोनों बताना है। जो शांत होगा उसको शांत, जो अशांत है उसको अशांत बता देना है। देखिए पहला संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 67/2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 2। हो गया। नेक्स्ट जो है 13/99। उसके बाद लिख लीजिए 3/9। और एक और लिख लीजिए 14/200। हो गया। दशमलव प्रसार इसमें क्या क्या बताना है, शांत है या अशांत है। हो जाएगा जी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो होगा वह लिख लीजिए धनात्मक सम और विषम पूर्णांक में कौन क्या होगा ये बताना है। धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड क्या बता देना है, सम तथा विषम, यानी दोनों को लिख के लाना है कि कौन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन 2q + 4 हो गया। सेकंड 4q + 3। नेक्स्ट 6q + 0। अगला 8p + 5। नेक्स्ट परिमेयकरण गुणांक। परिमेयकरण गुणांक यानी कि लिख लीजिए √20 √120 √75 √180। हो जाएगा। जी। रहने दे। जी सर।